अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अगर मैं एजुकेशन पे बात करूं तो मुझे मैं अपना शायद व्यू शेयर करूं या ना शेयर करूं, मुझे नहीं समझ में आती, क्योंकि बहुत चीज़ें मैं बहुत गलत देखती हूं, मुझे बड़ा दुख होता है। अगर मैं पहले की एजुकेशन की बात करूं, जब हम अपने, इतना पुराना दौर भी नहीं हुआ ये भी नहीं कहूँगी, लेकिन मैं अगर अपनी सिस्टर्स को जाते हुए देखूं या अपने बहुत सारे बचपन की बात करूं कि यार आज से पहले 20 साल पहले कैसे एजुकेशन में लोग कितना इंस्ट्रक्शन थी और कितना हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। और हमें अल्लाह न करे कभी किसी उस्ताद से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि हम लोग डरते थे और वो डर अच्छा था, क्योंकि वो हमारे उस्ताद एक वाहिद जो है मैं कहूँगी दुनिया का एक पहला प्रोफेशन है जिसको लिंक किया जाता है वो पेरेंट्स से। लेकिन हमारे अभी एजुकेशन का जो है वो जब जो है सिलसिला हो गया, और फिर मैं 2-3 चीज़ों की बात करूँगी जो हमारे चाइल्ड लेबर जो हैं, वो बच्चे जो हैं वो उनसे मजदूरी करवाई जाती है। और कल 2-3 जगहों पर मैं जब अपनी गाड़ी के लिए जाती हूँ तो देखती हूँ वर्कशॉप में बच्चों को जो है काम लिया जाता है। हमारी गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रही। ऑर्गेनाइजेशन कितना काम करे, मुझे बड़ा दुख होता है कि अपनी यूथ के ऊपर वो उनके टैलेंट को दिखाएं, वो उनके हुनर को आगे प्रमोट करें, उनके स्किल्स को आगे लेकर आएँ, उनकी एजुकेशन को आगे लाएं। अगर मैं सोचती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस ना हो तो यकीन करें हमारी जो है रेशो जो है आगे बढ़ने वाली यूथ का वो 50% तो वैसे ही ख़त्म हो जाए। तो हमारी गवर्नमेंट को सीरियसली एक्शन लेना चाहिए कि आया कि कितनी एजुकेशन पे, तो मैं कहती हूँ 100% बजट भी होना चाहिए, 100% सपोर्ट होनी चाहिए, स्किल्स के ऊपर भी होनी चाहिए। आफ्टर मैट्रिकुलेशन कि हम अपनी यूथ को क्या दे रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें बड़ी काउंटेबल हैं, तो हमें इसके ऊपर सीरियसली एक्शन लेना चाहिए। और अब मेरे दरमियान, क्योंकि मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म में बहुत सारे जो हैं माशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो डिफरेंट बड़े पॉजिटिव काम कर रही हैं, और आज भी मेरे साथ जो है एक ज़बरदस्त जो है रिबोन के नाम से ट्रेनिंग सर्विसेज पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, रीबोर्न ट्रेनिंग सर्विसेज पाकिस्तान के मास्टर ट्रेनर रवि कुमार लोहाना मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा जी, मैं आपसे भी बात करूंगी और आपके एक और भी मेरे दरमियान गेस्ट बैठी हैं, उनसे भी मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। और शीरी डोना गोम्स हमारे साथ हैं और ये रीबोर्न ट्रेनिंग सर्विसेज पाकिस्तान की सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। और मैंने कम ही छोटा सा आज इंट्रोडक्शन किया, बहुत अगर लेंदी करती तो बहुत डीपली बात चली जाती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ थोड़ा आपके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है और हम उसके सिलसिले में मैं सबसे पहले रवि कुमार की तरफ चलूँगी। और ऑफ कोर्स वो इसकी ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी कि रीबोर्न ट्रेनिंग सर्विसेज पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मास्टर ट्रेनर भी हैं, तो वो कैसे ट्रेनिंग देते हैं, कैसे लोगों यूथ को कैसे एक्टिव करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं। जी सर, रवि साहब। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने हमें चांस दिया और हमारी बात रखने का हमें मौका दिया। रिबॉर्न जो है एक सोच है, अवैध रब्बानी साहब जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत लोगों को प्रमोट करते हैं। हमारे जैसा जो बंदा है एक कोने में बैठा हुआ था, उसको प्रमोट करके एक मुझे मैनेजर बना दिया रिबॉर्न का। उन्होंने बोला कि ये सारा कुछ जो है आपको करना है। तो हमारी एक मुलाकात हुई थी और मोटिवेशन के सिलसिले में हुई थी। एक ट्रेनिंग सेशन था, मैंने सर का ट्रेनिंग सेशन जो है अटेंड किया। मैं खुद जो है हमारे जो सिंध के जो छोटे शहर हैं जैसे टंडोलियार है, हैदराबाद है, मीरपुर खास है, वहाँ पे हम पूरे जो सेशन देते थे। तो वो डिस्कशन हमने सर से की, सर अवैध रब्बानी साहब से, फिर हमारी कोऑर्डिनेशन बनी, फिर हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए, फिर फाइनली जो है हमने ये चीज़ डिसाइड की कि हम इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाएं। जो छोटी छोटी चीज़ें थी, छोटी छोटी हमारी काविशें थी, एफर्ट्स थी, वो हमने कन्वर्ट की, एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हम क्या कर सके, ऊपर से लेके नीचे तक
जो भी चीज़ें हैं करना चाहते हैं, जो भी हमारी सर्विसेज हम दे सकते हैं, जितना हमसे हो सकता है हम अपने कंट्री के लिए करें। हमारी जो यूथ है जो कन्फ्यूजन में है, जिनको पता ही नहीं है, मोर देन 95% हमें करना क्या है। हमारे इवन के हमारा लिटरेसी रेशियो बहुत कम है, हमारे बड़ों को पता नहीं है, हमारे एल्डर्स को पता नहीं है कि हमें करना क्या है। तो जब उनको ही पता नहीं है तो मोस्ट ऑफ द पीपल तो वो अपने बच्चों को कैसे गाइड करेंगे, और अगर उन्हें पता है तो उनके पास टाइम नहीं है। वो अपने बच्चों को एक्सपेंसिव चीज़ें तो दे देते हैं लेकिन उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। टाइम ना देने की वजह से बड़ा खिला आ गया है। अब बच्चा क्या कर रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चाहता है, अब उसको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। इस वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो भी बहुत अच्छा नहीं है, वो अपडेटेड नहीं है, वो बहुत पुराना है, बहुत ट्रेडिशनल है। मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो बहुत आगे जा चुकी है। आज देखिए हर बंदा जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, लेकिन हमारे पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, एक काउंसलिंग देते हैं, एक गाइडलाइन देते हैं। हम वो काम कर रहे हैं कि हम जो है बच्चों को गाइडलाइन दें। हमारे प्रोग्राम मुख्तलिफ जो है जगहों पे चल रहे हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स में चल रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में चलते हैं, और मुख्तलिफ जो हमारे कॉरपोरेशन के फ्रेम्स हैं हम वहाँ भी अपनी सर्विसेज देते हैं। गुड। अच्छा, एक और चीज़ जो आपकी मैं बात सुन रही थी बड़े गौर से रवि साहब, कि हम लोग बच्चों को टाइम नहीं देते। ठीक है, अगर पेरेंट्स बिजी हैं, लेकिन कुछ मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर ख़वातीन का रेशो में देखा जाए तो जस्ट ओनली 20 या 30% होगा जो जॉब करता है। 70% तो घर पे हाउस वाइफ ही चल रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अपने अगर हम बच्चे को कोई उसकी क्रिएशन लेना चाहते हैं और इसको अच्छा एक शहरी बनाना चाहते हैं, तो उसको बींगा मैं ये कहूँगी कि अगर स्कूल में वो पढ़ रहा है तो स्कूल की एक्टिविटी करिकुलम एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा अपने टैलेंट को खुद प्रेजेंट कर सके। उसको चांस नहीं मिल रहा और उसको वही लगा बंदा जो उसका माइंड नहीं कर रहा, जबकि देखना चाहिए कि बच्चे का माइंड क्या सोच रहा है या वो क्या क्रिएट कर सके। बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं और उनको हम कुछ ऐसी एक्टिविटी दें, उनको ऐसा बिजी कर दें कि वो ये फजूल टेलीविज़न, मूवीज़ एंड मोबाइल को छोड़ ही दे। डिपेंड ऑन के हम उसको एक्टिव कैसे रखते हैं, बिजी कैसे रखते हैं, और उसके यानी कि उसके इंटरेस्ट के मुताबिक उसको अगर बिजी रखा जाए तो मैं सच कह रही हूँ ये जो फितना है बाहर मुल्क से आया हुआ ये मोबाइल, वो उसको देखेगा भी नहीं। वो जो फजूल वैसे देखने का अलग है, लेकिन उस इंटरेस्ट में कि मैं 3 घंटे मूवी देख लूँ, इंग्लिश मूवी देख लूँ या कोई गेम खेल लूँ, एज़ कम्पेयर टू वो कुछ क्रिएट करेगा। इसके लिए कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है। आप श्री क्या कहते हो, कंपटीशन किसे कहते हैं पता है? जब कोई अप्रिसिएशन रिगार्ड, जैसे मैं कहती हूँ सर आपने बहुत अच्छा काम करे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये काम होता है, तो आपको अप्रिसिएशन रिगार्ड जो है ना वो आपको बूस्टअप करता है कि अब मैं बहुत अच्छा काम करूँ। ये कंपटीशन अगर हम बच्चों में डेवलप करें कि आपने कुछ अच्छा प्रेजेंट करना है, हम उसके ऊपर आपको ये गिफ्ट देंगे, ये प्राइज देंगे, देन ये क्या ये काउंटेबल है कि नहीं? एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कैच किया आपने। रिबॉर्न इज बेसिकली ये सर्विसेज ही है, मतलब इसका काम ही यही है। अभी हम एक सेशन में गए थे एक स्कूल में, मैंने देखा कि कुछ लड़कियां होती हैं मोस्टली नकाब और बड़ी शाय सी होती हैं और उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, आता उनको सब कुछ है लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती, उनकी थोड़ा डर होता है। तो ये जो अंदर की जो डर है और ये बैक रहना, यही हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं कि आप आगे बढ़े, यू कैन शो योर स्किल्स, यू आर द बेस्ट, आप पीछे नहीं हैं। तो इसी तरह मैंने काफ़ी मुझे ऑब्वियसली मैं अभी थोड़ी नई आई हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे देख के बहुत अच्छा फील हुआ और मैंने कहा यू नो लाइक इस तरह की सेशन इस तरह की होनी चाहिए जगह जगह स्कूल्स के अंदर, ताकि वो बच्चे जो बिल्कुल बैक रहते हैं और वो आगे आए। और वो इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, आपने सही कहा, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो अपनी खामोशी और डर की वजह से चुप रहते हैं। और हम इस तरह प्रोग्राम्स करवाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, बच्चों को बूस्ट करते हैं इनसाइड कि वो अपनी स्किल्स को अंडरस्टैंड करें, पहचाने अपने आप को। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बच्चे ही, बड़े भी, बड़ों को भी नहीं पता होता पढ़ रहे हैं, वो बस पढ़े जा रहे हैं, उनको नहीं पता कोई डॉक्टर बनना है, किसी का माइंड है कुछ बनना है। तो वो इस तरह जब वो अपने आप को एक्टिवेट करते हैं और हम उनको काउंसलिंग करते हैं तो उनका एक माइंड बन जाता है कि यार दिस इज़ व्हाट आई एम और मुझे यही बनना है और ये मेरा फोकस है। बहुत
एंड ओवेस सर तो बहुत बेस्ट, यानी उनकी काउंसलिंग और उनकी तो मुझे तो लगता है मैं भी शायद रिबॉर्न हो रही हूँ वापसी। अच्छा है एक मैं ऐसे कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ और मैं अपनी बहन शीरीन से जो कभी मैं इनकी बात गौर से सुन रही थी कि हेजिटेशन होती है, पर्दा कोई हाइल नहीं होता और ना टैलेंट के आगे कोई चीज़ भी नहीं है, सिर्फ आपने डू इट, आपने करके दिखाना है एक चीज़। बड़ी काउंटेबल है कि हम उन तमाम अब असल में हर पर्सन का माइंड अलग होता है, कोई पेंटिंग का मास्टर होता है, कोई क्रिएटिविटी, कोई बिल्डिंग बहुत अच्छी बना सकता है, कुछ डिफरेंट वर्किंग है, कुछ प्रोजेक्ट बहुत अच्छे क्रिएट कर सकता है। लाइक हर बच्चे की कैपेबिलिटी उसके माइंड के मुताबिक होती है, क्रिएशन डिफरेंट है। लाइक हम लोगों को इनको चूज़ कैसे कर सकते हैं? लाइक ये भी एक यानी कि होती है ना गेम्स एक्टिविटी, हम किसी को कैसे, फॉर एग्जांपल आप जब ऐसी चीज़ें और कुछ चीज़ें सिर्फ वो किसी ने देखी है मैं भी ऐसा कर लूँ तो वो नहीं है, लेकिन अगर उसके सामने ये सब अपॉर्चुनिटीज़ फ्री हैंड दी जाए कि चले ये इस वक्त टेबल टेनिस है, ये पेंटिंग है, जिसका जो दिल करता है जाके बताए, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ वो बच्चे को अगर आपने कोई प्रोजेक्ट दिया या ये जो चीज़ मैं आपको देखता हूँ कौन इसके अंदर कौन मुझे जीत के दिखाता है उसको हम ये आगे लेके जाएंगे, तो मैं कहती हूँ वो बच्चा अपना तन मन धन लगा देगा। रवि साहब क्या कहते हैं? तो मैडम बिल्कुल आपने जो है बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है कि एक बच्चा जो है उसके अंदर माइंड में क्या चल रहा है, उसको हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं आप ये करो ये करो ये करो, व्हाट ही वांट वी डोंट नो अबाउट। जो बच्चा है आप जो खुद नहीं कर सकते वो सारा जो है उस पर थोपते हो। अगर मैं खुद डॉक्टर नहीं बन सकता तो हम बोलते मेरा बच्चा डॉक्टर बने। जब आप खुद नहीं कर सके तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा जो है सारी चीजें करेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे रवि साहब, बिल्कुल ठीक। अगर मैं इंजीनियर नहीं बना, मैं अपने बेटे के लिए सोच रहा हूँ कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं हालांकि टीवी देख रहा हूँ या अननेसेसरी दूसरी जो चीजें कर रहा हूँ, मेरा बच्चा क्या कर रहा है वो सारी जो चीजें हैं देख रहा है, नोटिस कर रहा है व्हाट माय पेरेंट्स आर डूइंग। अब बच्चा जो है डेटा सारा वहां से उठाता है। अब वो बाहर से कोई दूसरी मखलूक तो नहीं आएगी जो उसको गाइड करेगी। अब वो बच्चा छोटा है, अपना डिसीजन ले नहीं सकता, तो डिसीजन मेकिंग वाले जो है उन पे सारी चीजें इम्पोज करते हैं। तो दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे। तो हमें जो है अब चीजें समझना पड़ेंगी कि बच्चा चाहता क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, यही सारी जो है हमारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे मुल्क में एजुकेशन इतनी महंगी है। आप देखें बड़े कोई 10% जो है बड़े बड़े जो इदारे हैं या हमारे सेंटर्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपने बच्चों को सही एजुकेशन देते हैं, लेकिन 90% जो बच्चे हैं हमारे कंट्री के, हम ओवरऑल बात करेंगे क्योंकि मैं फ्रॉम द इंटीरियर हूँ, मुझे पता है कि बच्चे वहाँ टॉयलेट में आके हाथ साफ नहीं करते हैं, दे डोंट वॉश देयर हैंड्स, और उनको जो है ब्रश करना है और उनको जो है बाहर आके जो है मुंह धोना है, दे डोंट नो अबाउट। ये शहर है, यहाँ पे काफी चीजों का पता है, लेकिन बाड़ी में एक बच्चे को सामान समझा जाता है। उनका एजुकेशन सिस्टम, हमारी बेसें चल रही है उधर। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है 1 to 5 जो है 1 रूम का एक स्कूल है। अब 1 रूम के स्कूल में बच्चा क्या समझेगा? 1 रूम के स्कूल में वो फर्स्ट भी पढ़ रहा है, सेकंड भी पढ़ रहा है, थर्ड भी पढ़ रहा है, फोर्थ भी पढ़ रहा है, फिफ्थ भी पढ़ रहा है, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वहां पे हमारे जो साईं हैं उन की बेसें बंधी हुई हैं, टीचर भी उनके रखे हुए हैं। तो एजुकेशन का सिस्टम जो हमारा स्पेशली सिंध में है वो बिल्कुल जो है उसका हाल बुरा है। तो हमने एक रिबॉन इसलिए हमने नाम रखा है कि हम एक नई रोशनी इसमें डालें, और ये रोशनी धीरे धीरे जैसे एक दिया होता है उसमें से बहुत सारे दिए जो है आप जला सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमने जो दिया जलाया है उनमें बहुत सारे दिए और जले और ये पूरी रोशनी पूरे कंट्री तक जाए। अच्छा, आपने जो एक बात की मैं बड़ा दुख हो रहा था, आपने कहा कि वहाँ पे भैंस से बंधी हुई, मैंने भी ये वीडियो देखी, और ऑफ कोर्स जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो इन चीज़ों को बड़े बारीक बीनी से देख रहे होते हैं कि कौन गलत कर रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपके ऊपर आप जो है सही काम कर रहे हैं और आप पे कोई उंगली उठाएगा तो आपको बहुत दुख होगा और फ़ौरन आप एक्शन लेंगे कि कैसे इसने ये कह दिया। तो अगर ऐसी किसी ने ये बात इन्होंने कही या किसी ने भी कही है तो आप कि हर हलके में आपका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं, आप उसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई घर का मामला नहीं है, ये एक
आवाम का मामला है, हुकूमत का मामला है और एक एजुकेशन का मामला है, आने वाली जनरेशन का मामला है। फ़ौरन आप एक्शन ले लीजिए, गवर्नमेंट जो भी जिनकी प्रेमिसेस आती है कि आपने ये कैसे कह दिया, क्योंकि ये हमारे मासूम बच्चों का और आने वाली नस्लों का मामला है। तो मैं हैरान हूँ कि फ़ौरन चीफ जस्टिस हो या हमारे जो भी मिनिस्टर लेवल के जो भी मिनिस्ट्री में हो, वो फ़ौरन उस एजुकेशन के मामले में एक्शन लें कि आपने ये बात कैसे कही और ये ऐसा है। तो किसी ने, मैंने देखा है ये चीज़ बड़ी वायरल हुई है, बट नोबडी टेक एक्शन, किसी ने भी नहीं लिया कि आपने ये क्या कहा, भैंसे बनी। और वाकई में ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। मुझे बड़ा दुख से ये इस सीट पे बैठ के कहना पड़ रहा है कि मैंने अगर ना देखा हो तो शायद मैं इनकी बात पर भी बड़े क्वेश्चंस कर रही हूँ कि नहीं सर ऐसा हुआ है। नहीं, शॉकिंग, नो शॉकिंग। मैंने इसको 1 साल पहले देखा था और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरवीस साहब, मैंने देखा है और बड़े दुख से ये कह रही हूँ कि अगर हमारे एजुकेशन, हमारी आने वाली नस्लों की प्लेसेस के ऊपर भैंसे बन जाए तो सोचें हम क्या हम बड़े बड़े कंट्रीज के साथ मुकाबला करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें जो है हिम्मत जो रखनी है, हमें जो सारी चीज़ें हैं लेके चलनी है। अगर हम जो है वही सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स लाएंगे अपने माइंड में कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। हमें सारी चीज़ें, जब तक हमारे पास कन्फ्यूजन है तो हम कुछ नहीं कर सकते। कन्फ्यूजन का मुकाबला हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस वो चीज़ है जब आप अपने किसी में भी डालेंगे, इवन आपका बच्चा हो, आपका बड़ा हो, जब उसको अपने आप पे एतमाद आ गया, खुद एतमादी आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है सेट हो जाएंगी। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे कंट्री में बहुत सारा पोटेंशियल है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ रिबॉन की, कि सर ने एक गुलदस्ता सजाया है कि एक जो है क्रिश्चियन है लड़की, एक जो है हिंदू है। और ये जो हमारे कंट्री में जो ब्यूटीनेस है, जो ये चीज़ सर ने रखी है, एक गुलदस्ता पूरा बनाया है। हम बिना भेदभाव के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के काम करते हैं। और जो है सर स्पेशली जो हमारे रब्बानी साहब हैं, वो मिनॉरिटी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो क्योंकि जिना का पाकिस्तान का फाउंडर भी है, तो जिना साहब का जो विजन था कि हम सब एक पेज पे हैं, हमारा रिलीजन अलग है, हमारा सोचने का तरीका भले अलग हो, लेकिन एज ए पाकिस्तानी जो है हम एक पेज पे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में जैसे रिबॉन है, ऐसे बड़े बड़े दूसरे इदारे भी आएंगे, वो काम करेंगे, दूसरे भी कर रहे हैं। और हमें ज़्यादा में ज़्यादा कोशिश करनी है कि चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करें और सच बोलें। जब तक हम सच नहीं बोलेंगे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। या हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन सच नहीं बोलेंगे तो रिजल्ट वो ही आएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रवि साहब, आपके जो हैं रिबॉन के फाउंडर का नाम अवैस साहब? रिबॉन का मैनेजर मैं हूं, लेकिन एक विजन जो है सर अवैस रब्बानी साहब का ही है। अवैस रब्बानी साहब, हाँ। अब देखें, जो आपने अभी बात की, मैं उसमें से ही कहूँगी कि उन्होंने कहा कि आपने कहा ना कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब स्पीच दी थी, जब सब लोग यहाँ आ गए एंड पाकिस्तान ऑन हो गया, तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान सिर्फ एक मुसलमानों का नहीं, उन्होंने सब के लिए ये पाकिस्तान की जो ईट रखी, ये जो हमारी क्रिएशन हुई और पाकिस्तान क्रिएट हुआ और फिर क्या हुआ, तमाम लोगों के लिए उन्होंने बराबरी रखी कि ये सब का है, इसमें ना मज़हब ना लसानियत। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये जो खिताब था वो सब के लिए मोहब्बत का था और सब के लिए बराबरी का था। देखा जाए तो हम अपने मुल्क के साथ जो इस वक्त जो कर रहे हैं, आने वाली नस्लों को जो चीज़ हमें प्रोवाइड करनी है, वो अभी तक हम उस जगह पर उस डगर पे पहुंच पाए। बड़ा दुख होता है। मैं कहती थी कभी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमें देख रहे होंगे तो बहुत दुखी होंगे कि मैंने किन लोगों को अपना वतन दे के आया हूँ। वो बहुत दुख हो, उनको दुख हो, उनकी रूह को दुख हो गया। हकीकत है। हम कहते हैं ना, हमारे वालिदैन, हमारे अगर हम बहन भाइयों में इत्तेफाक नहीं होगा, हम दुख होते हैं कि हमारी माँ बाप की रूह को तकलीफ़ होगी। ये कॉन्सेप्ट हमारा है कि उनके हमारे माँ बाप को, तो फिर जिसने ये हमारा वतन ऐसे हमारे हाथों में देख के गौ तोहफे के तौर पर दे के चले गए, उनको कितना दुख। रिश्वत, बेरोज़गारी, इंसाफ नहीं, बड़ा जो है, जो बड़ी बड़ी दौलतमंद है, बड़ी बड़ी सीटों पर हैं, वो उनको यानी कि जुर्म भी
जो उनके ऊपर लागू हो जाए, वो जराइम भी हो गए, उनको कैद भी हो गई, फिर वो बाहर घूम रहे हैं, बड़ा दुख होता है। फिर वो जो एक बंदे ने छोटी सी चोरी की है वो बेचारा अंदर जो है वो जेल काट रहा है। तो ये हमारे मुल्क का इंसाफ होगा तो हम किस डगर पे आने वाली नस्लों को आप यही दे रहे हैं, कचरा, यानी कि बिजली का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, और बड़े बड़े लोगों के बच्चे जाके बाहर एजुकेशन हासिल करें, और हम उसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा वर्ड है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करो, तो चीन तक सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं कहा, उन्होंने सबके लिए कहा था। तो वहाँ पर इल्म आ जाता है बड़े बड़े लोगों के लिए, और जो हमारे लोग हैं वो बेचारे यहीं पर ही जो है वो मरें खपें कुछ भी करें। तो बड़ा दुख होता है। इक्वलनेस जब तक याद रखना, बराबरी नहीं होगी, वो हम आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे। जाते जाते सर कोई पॉजिटिव मैसेज करना चाहे? मैडम, मैं आपको ये मैसेज नहीं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे पाकिस्तानी भाइयों को कि वो 3 चीज़ें करें। अपनी बॉडी में सफाई रखें, सुथराई रखें, क्लीनलीनेस रखें, और नशे से पाक रहें। अगर हम नशा करेंगे, अगर हमारी अर्निंग 800 तो 1000 है, 25% हम नशा करेंगे, एडिक्शन में किसी में भी इन्वॉल्व होंगे, तो हम अपने बच्चों को एजुकेशन क्या देंगे? अगर हमने नशा किया आफ्टर 25 ईयर्स, क्या होगा? हम जो है बिस्तर पे चले जाएंगे। अब हमारी फैमिली क्या करेगी? अब हमें जो है सपोर्ट करेगी जो हमने गलती की है, या वो अपने बच्चों को एजुकेशन देगी? नशा जो है हमारी एक जो है यूथ खराब नहीं कर रहा, एक जनरेशन खराब नहीं कर रहा है, वो 2 से 3 जनरेशन खराब कर रहा है। नशे वाला आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और तीसरी चीज ये है कि हमारे पास बहुत सारी जो है चीजें हैं वो हरबुर हो रही हैं, हरबुर वहां पैसे लग रहे हैं, हरबुर जो है हम शो ऑफ करना चाह रहे हैं, स्टेटस की वजह से हम बड़ी बड़ी होटलों में, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेनेंस रखने के लिए। ग्राउंड रियलिटी से हम दूर जा रहे हैं। बहुत गहरी बात कह दी, थैंक यू सो मच, और बहुत ज़बरदस्त। मुझे तो ज़रूरत नहीं है, इनका मैसेज बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। थैंक यू सो मच। श्री, आप कुछ मेरी प्यारी बहन मैसेज करना चाहें? मैं भी यही कहूँगी कि अपने बच्चों को ना उनकी मर्जी की डिसीजंस लेने दें, जैसे उन्होंने कहा है। उन्हें अब फोर्स ना करे कि तुमने यही बनना है, तो वो बच्चा जो है ना वो कहीं का भी नहीं रहेगा, उसका कोई फोकस नहीं होगा और इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो मैं एजुकेशन के हिसाब से तो यही बोलूंगी, लेट योर चिल्ड्रंस लिव देयर डिसीजन, अपने बच्चों को खुद लेने दें, उनके ऊपर ज्यादा फोर्स ना करें। रिबॉर्न ट्रेनिंग सर्विसेज पाकिस्तान से रवि कुमार एंड शीरी डोना हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। एंड नाज़रीन, हम लोग चलेंगे कहाँ पर? यस, हम आपको मैसेज भी देते चले। किसका? जी हाँ, हमारे बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, और उनका जबरदस्त कराची के लिए है ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, और कराची वाले खुश हो जाएं। लेकिन ज़रूरी नहीं कराची से बाहर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए है खुशखबरी। और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का स्पेशल पैकेज भी आप देखें, और माशाल्लाह उनके COO फहद एहसान साहब ने आपके लिए ज़बरदस्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ग्रीन वैली वाला प्रोजेक्ट लेकर, क्योंकि ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है फेज़ 1 का, बिकॉज वो था 2,40,000 का प्लॉट, 120 गज का, वो कंप्लीट हो चुका है। और अब उनके लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी है अपॉर्चुनिटी, और वो है जस्ट ओनली 12 लाख में है आपके लिए प्लॉट। और अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहें तो 20 लाख में आप उसको हासिल कर सकते हैं। लेट्स सी, उनका पैकेज देखें तो आप डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि ये सरप्राइज क्या है। लेट्स सी, देखते हैं स्पेशल बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का पैकेज। अस्सलाम वालेकुम, मी साबी, और इस वक्त हम मौजूद हैं कहाँ पर? यस, अब होंगे ख्वाब पूरे, क्योंकि लेकर आ रहा है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके सपने पूरे करने का बेहतरीन प्रोजेक्ट ग्रीन सिटी के नाम से। और ये वो प्रोजेक्ट है जो आपके लिए 3 साल पहले ऑन किया गया था, और जस्ट ओनली 2,40,000 में
सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट ने। और इसके बाद कौन सा है? यस, इनका एक फेज कंप्लीट हुआ, तो सेकंड फेज में अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी से प्लीज 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 जरूर फायदा उठाइएगा, ये ना हो कि ये भी मिस कर जाए। और वो है ग्रीन वैली, और बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि अगर आपने कैश पे लेना है तो जस्ट ओनली 12 लाख, और अगर आपको 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे चाहिए तो 20 लाख में एक बड़ा घर, यानी कि सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट ने। नाजरीन, अगर हमने बहुत सारी बातें इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछनी है तो कौन बताएगा? यस, COO इस वक्त मौजूद हैं, फहद एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप ठीक हैं? खैरियत से? माशाल्लाह, जब भी कुछ लेकर आए हैं लोगों के लिए आसानियां और उनके सपने हमेशा आप लोगों ने पूरे किए हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? बस ये अल्लाह का करम है और लोगों का एतमाद है हम पे, और ये एतमाद बनाने में हमें टाइम तो लगा, क्योंकि जब हमने बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 लॉन्च किया तो ये हुसैन मार्केटिंग ने किया था, और थीम ये रखी थी कि प्लॉट आप खरीदें, पैसे हम देंगे। तो 2,40,000 का हमने प्लॉट रखा था। अगर उस वक्त आप मार्केट को देखें तो वहाँ 7.5 लाख रुपए का उस वक्त प्लॉट की कीमत थी। हमने लोगों की आसानी के लिए 2,40,000 में हमने वो प्लॉट दिया। तो बड़ी नेगेटिव थिंकिंग आई लोगों की कि ये भाग जाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे, 2,40,000 में कोई प्लॉट देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने लोगों से उस वक्त वादा किया 3 साल में, वो हमने 2 साल में तकरीबन मुकम्मल किया, और इंशाअल्लाह ताला जनवरी से हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। सर, मैं जब ये सुन रही हूँ कि 2,40,000 का प्लॉट, वो भी 120 यार्ड, मैं कहती हूँ इट्स ये सरप्राइज इन शॉकिंग, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी जगह पर इतनी कम कीमत में प्लॉट अवेलेबल नहीं होते। ये कैसे थिंकिंग लेकर आए लोगों के लिए? देखें, उस वक्त हमारा भी बैकग्राउंड जो था, हम भी जद्दी पुश्ती ज़मींदार नहीं थे। एक टाइम था कि जब वालदैन इन्वेस्ट करते थे प्लॉटों के हवाले से, इंस्टॉलमेंट के हवाले से, तो हमने उनको देखा तो एक डर होता था कि पता नहीं मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। जो प्लॉट उन्हें मिले उनसे उनको इन्वेस्टमेंट मिली जो हमारे काम आई, जिसको लेके हम आगे चले। लेकिन जो प्लॉट उनको नहीं मिल सके वो बड़ी नेगेटिव थिंग बनी लोगों के लिए, हमारे वालदैन के लिए। अब वहीं से हमने कहा कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी कंस्ट्रक्शन पे जोर दें, लोगों को कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग आएं और फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन पे जाएं। जबरदस्त बिन एहसान आप लोगों के लिए लेकर आया है ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट, जो जस्ट ओनली जो था, ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी आप लोगों को, और 2,40,000 में प्लॉट, और अब एक और स्टेप आगे आ गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, और वो क्या है? ग्रीन सिटी वैली के लिए। और सुनते हैं फहद साहब से कि ग्रीन सिटी वैली जो अपॉर्चुनिटी है 20 लाख एंड 12 लाख, इसमें क्या जो है डिफरेंस है और किन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है? जी सर, ग्रीन सिटी वैली। देखें, ग्रीन सिटी फेज़ 1 जो इस वक्त हमने ओवरसीज़ ब्लॉक खोला है, हर बिल्डर की ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छा डेवलप करें ना, ब्लॉक्स को इस तरीके से बनाएं कि जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी वर्थ बने और बिल्डर की भी वर्थ बने। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया कि 2,40,000 हमने स्टार्ट लिया, आज वो प्लॉट 17 से 20 लाख 22 लाख के दरमियान में मार्केट में सेल हो रहे हैं। अब हमने एक नया ब्लॉक खोला ओवरसीज के नाम से। ये हम बिल्कुल अलग से एक ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें हमने डेवलपमेंट बिल्कुल चेंज रखी है, राउंड अबाउट हमने उसमें अच्छे खासे रखे हैं, रोड को हमने बड़ा कुशादा रखा है, ताकि लोग, अब आप देख रहे हैं कि कराची कंजस्टेड होता जा रहा है, लोगों को प्रॉब्लम होती जा रही है। जैसे कराची को फैलना था, आपके आगे फैलना था, लेकिन कराची फैला ऊपर की तरफ। तो ये जो M9 सुपर हाईवे, इसकी एक वैल्यू हो गई है। तो इसी तरीके से ओवरसीज ब्लॉक हमने ओपन किया, एक अलग जाविये के साथ लेके, मार्केट को देखते हुए कि अगर कोई इसमें इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है तो हमने अभी कीमत रखी है उसकी 20 लाख के, 3 साल के अरसे में वो 20 लाख में ले ले, और अगर वो कैश पे जाना चाह रहा है तो 12 लाख रुपए अदा करे और कंस्ट्रक्शन पे आए। कि इतने सारा एक हजूम है, बहुत सारे लोग प्लॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, लेकिन आपके इस प्रोजेक्ट में लोग या आपके बिन एहसान के नाम में क्यों साथ ज्वाइन हो? क्या ऐसी अट्रैक्शन है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट में? जहां आपको सेफ चीज मिल रही हो वहां पे हर बंदा इन्वेस्ट करता है। बिन एहसान की पहले दिन से, शुरुआत से लेके आज तक, हम डॉक्यूमेंटेशन, हमारी डेवलपमेंट, हमारी NOCs प्रॉपर होती हैं।
ताकि अगर आप वहाँ पे काम करें, आप देखें जब आप कोई चीज़ ले रही होती है तो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी ज़मीन ली हमारे अपने नाम पे, हमारी जो एनओसी हैं वो सारे हमारे अपने नाम पे, बिन एहसान के नाम पे हैं। अब अगला मरहला आता है लोगों को डिलीवर करने का, तो इजी वे में आप उनको डिलीवर करें, उनको उनकी पोजीशन दें। तो जब लोगों को पोजीशन मिल रही होती है तो लोग आपके पास आते हैं, जुड़ते हैं आपके साथ। लोगों को एक अच्छी टाउन प्लानिंग चाहिए। अगर आप अच्छी टाउन प्लानिंग के साथ लोगों को देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग आप पे ट्रस्ट ना करें। ओके, आप लास्ट में ये कहूँगी कि अपने नाजरीन को दे दीजिए मैसेज, क्योंकि आपका जो करंट प्रोजेक्ट है मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। इस वक्त हम ग्रीन वैली को लॉन्च करने जा रहे हैं, बल्कि लॉन्च हम तकरीबन कर चुके हैं। हम जो हमारे 2,40,000 में लोग फ़ायदा ना उठा सके या कम से कम रेट में ना फ़ायदा उठा सके तो वो आएँ, हमारे ऑफिस विज़िट करें जो गुलिस्तान जौहर में हेड ऑफिस है, गुलशन राशिद मिनाज रोड पे। मुख्तलिफ जगहों पे हमारे डीलर हजरात बैठे हुए, बिन एहसान का जहां आपको नाम मिले आएँ, लोग विज़िट करें, साइट को विज़िट करें, क्योंकि बेसिक चीज़ है कि साइट को देखें वहाँ हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस वक्त बिन एहसान ग्रीन सिटी और ग्रीन वैली में दो अच्छे मौके हैं लोगों के लिए कि जो लोग 2,40,000 में हमारे साथ नहीं ज्वाइन हो सके वो आएँ, 12 लाख में ज्वाइन हो, 5,95,000 में ज्वाइन हो। आप आएँ, चीज़ों को देखें, हमारे प्रोजेक्ट को विज़िट करें, जो हमने वहाँ डेवलपमेंट की, जो टाउन प्लानिंग की उसको देखें, वेरिफिकेशन करें, उसके बाद अपना फैसला करें।